चलिए आज भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय को समझते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या जिसे हम सब एनसीएससी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, ये लाखों लोगों के अधिकारों का एक बहुत बड़ा रक्षक है। हमारा आज का पूरा डिस्कशन इसी सवाल के आसपास रहेगा। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे संविधान का एक छोटा सा प्रावधान धीरे धीरे समय के साथ एक मजबूत किले में तब्दील हो गया, जो आज लाखों लोगों के अधिकारों की हिफाजत करता है। तो इस सफर को समझने के लिए हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले अधिकारी से ये एक पूरा कमीशन बना, इसका पुनर्गठन कैसे हुआ, इसका मकसद क्या है और इसमें कौन लोग होते हैं, ये काम क्या करता है, इसकी जवाबदेही कैसे तय होती है और आखिर में इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, एक कोर्ट की शक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आयोग की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें सीधे भारत के मूल संविधान की ओर देखना होगा, जहां इसका पहला बीज बोया गया था। ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि शुरुआत में कोई आयोग था ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 338 में सिर्फ एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का जिक्र था। सोचिए, सिर्फ एक अधिकारी जो अकेले ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के संवैधानिक अधिकारों की निगरानी करता था। लेकिन बहुत जल्द ये बात साफ हो गई कि इतना बड़ा और जरूरी काम एक अकेले अधिकारी के बस का नहीं है, और बस इसी जरूरत ने संवैधानिक संशोधनों की एक ऐसी कड़ी शुरू की जिसने इस पूरी व्यवस्था की शक्ल ही बदल कर रख दी। इसका विकास देखना काफी दिलचस्प है। देखिए, 1990 में 65वें संशोधन के जरिए उस अकेले अधिकारी की जगह एक संयुक्त मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2003 में 89वें संशोधन ने एक और बड़ा कदम उठाया और इस एक कमीशन को दो अलग-अलग खास संस्थाओं में बांट दिया। और इस बंटवारे का नतीजा ये हुआ, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएसटी तो बना रहा, और एक बिल्कुल नया अनुच्छेद 338A जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी बनाया गया, जिसने 2004 से अपना काम शुरू किया। तो ये तो थी इसकी पूरी हिस्ट्री। अब समझते हैं कि आज एनसीएसटी का असल मकसद क्या है और इसे चलाता कौन है। इसका सबसे मुख्य और सीधा काम है भारत में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी हितों की रक्षा करना। मतलब, ये आयोग पक्का करता है कि उनके अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे न रह जाए, बल्कि असल जिंदगी में भी लागू हों। जाहिर है, इतना बड़ा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसे एक पूरी टीम संभालती है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इस टीम की बनावट में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और उनके साथ 3 और सदस्य काम करते हैं। इस तरह की संरचना ये सुनिश्चित करती है कि अलग-अलग तरह के अनुभव और विशेषज्ञता एक साथ आ सकें। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए होती है। ये कार्यकाल उन्हें स्थिरता देता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को असरदार तरीके से पूरा कर सकें। तो अब सवाल उठता है कि ये आयोग असल में करता क्या है? इसके काम सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसके काम 4 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं। पहला, ये कानूनों पर नजर रखता है ताकि वे ठीक से लागू हों। दूसरा, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो ये उसकी गहराई से जांच करता है। तीसरा, ये सरकार को सलाह देता है कि समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कैसी योजनाएं बनाई जाएं। और चौथा, ये हर साल अपने काम की एक रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसकी जवाबदेही तय करती है। वो जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, वो जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। आइए देखें कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के सामने रखवाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि सरकार को एक मेमोरेंडम भी देना पड़ता है, जिसमें उसे बताना होता है कि आयोग की कौन सी सिफारिशें मानी गई और जो नहीं मानी गई तो आखिर क्यों नहीं मानी गई। यही पारदर्शी प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी अपनाई जाती है। अब हम आयोग की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पर आते हैं, वो शक्ति जो इसे सिर्फ एक सलाहकार बॉडी से कहीं ज्यादा बनाती है। और यही वो प्रावधान है जो एनएचसीएससी को असली ताकत देता है। जब ये आयोग किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो इसके पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि न्याय की प्रक्रिया चला सकता है।
सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि आयोग देश के किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुला सकता है, कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकता है, शपथ पर गवाही ले सकता है और किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी रिकॉर्ड तलब कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, जब एक प्रशासनिक संस्था को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक अदालत जैसी शक्तियां दी जाती हैं, तो इसका समाज के लिए क्या मतलब है? यही सवाल एनसीएससी की अनूठी और शक्तिशाली भूमिका को साफ करता है।